हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो क्लास 10th का बोर्ड परीक्षा 2023 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर था। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जिसका कोड है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो 825FA। जी हाँ मेरे दोस्त, इसे सॉल्व करेंगे। एक तरह से बोले तो ये बोर्ड परीक्षा जो 2024 होने वाली है उसके लिए यह मॉडल पेपर है, क्योंकि ऐसे ही सेम पैटर्न पे आप लोग का 2024 का भी पेपर आएगा। पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। और साथ ही आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना कितना महत्वपूर्ण होता है किसी एग्जाम के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम हो गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं ना, भर भर कर आते हैं। तो 2023 में जितने भी पेपर मतलब आपके आए थे, सभी पेपर को आप सॉल्व कर लेना। 2024 में ऐसे ही आपका 70 से 80% मार्क क्लियर हो जाएगा, अगर आप सातों सातों कोडों के सारे पेपर सॉल्व कर लेते हो तो चलो इस वीडियो में हम लोग ये FA वाला कोड सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में सामाजिक विज्ञान का कोई FD की कौन सा कोड था उसको हमने सॉल्व किया था, तो चैनल पे जाकर उसका भी वीडियो आप देख सकते हो, या उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव है, आप सब लोग जानते हो कि 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव आ रहा है जिसका आंसर आपको OMR पे देना होता है। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, फर्स्ट ही प्रश्न है। 1882, 1885, 1887 या 1880। ये हम लोग के चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सही ऑप्शन ये बी वाला है, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। क्लियर है। चलो भाई साहब, अगला प्रश्न, इसमें सेकंड वाला प्रश्न आप स्क्रीन पे ही देख सकते हो अपने कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। ओके, तो यहाँ विश्व आर्थिक महामंदी की बात कर रहा है, यानी 1929 में ये प्रारंभ हुआ था। 1929 में पूरे विश्व में महामंदी आ गई थी, ठीक है। तो ये 1929 इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका देखो, आपके मन में होगा कि ये पेपर हमको कहाँ मिलेगा। हो सकता है आपके पास, बहुत सारे लोगों के पास 2023 का एक भी पेपर ना हो, या हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास एक एक कोड का हो, लेकिन आप अन्य कोडों का भी खोजना चाहते हो। तो हमारी एक एप्लीकेशन है ये UPMSP स्टडी कर, ठीक है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, या इसका लिंक मैं इस वीडियो के हो सकता है डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, तो आप लिंक पे सीधे क्लिक कर यहाँ पे चला जाओगे और डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे आपको सारे कोडों का पेपर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। उसके अलावा नोट्स और भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। किसी भी चीज का आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। चलो अगला हम लोग सेकंड के बाद थर्ड नंबर प्रश्न कर लेते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो। यह प्रश्न क्या है कि यह किसका कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ओके, यह किसका कथन है। तो देखो, ये तो क्वेश्चन मैंने शायद पिछले वाले कोड में भी कराया था, उसमें भी आया था। थोड़ा ये क्वेश्चन ऐसा तिरछे मिर्चे है, तो कोई दिक्कत नहीं यार। ये देखो, किसी लड़के ने ये भेजा था, ये 2023 में, ये सचिन कनौजिया कर 2023 में इस लड़के ने पेपर दिया था। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, टेढ़ मेढ़ रहे उससे क्या हमें मतलब है, ठीक है। तो देखो, यह किसका कथन है, जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह फ्रांस के जो चांसलर थे, ड्यूक मैटरनिक, जिन्होंने वियना संधि में मतलब अध्यक्ष का एक तरह से हम लोग बोल सकते कि पद को सुशोभित किया था। उन्होंने यह कथन कहा था, यह बोला था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस की प्रशंसा में उन्होंने बोला था। तो ये आप लोग का इसका ये डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, हमें ये बताना है। तो देखो, दो चीजें आती है, एक जर्मनी और एक इटली। इन इन दोनों को याद रखना है। यहीं पे इसके बारे में पूरा पूरा मैं बताता हूँ। अगर जर्मनी के एकीकरण के बारे में बोले तो यहाँ केवल एक ही व्यक्ति फेमस है, वो है ऑटो वन बिस्मार्क। तो इस क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। कहीं भी जर्मनी का एकीकरण की बात की जाए तो वहां ऑटो वन बिस्मार्क आएगा। अगर वहीं पे इटली के एकीकरण की बात की जाए, इटली के एकीकरण के, तो वहां ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ठीक है, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, काउर और मेत्सिनी, ये तीन लोग आएंगे। ये तीनों इटली के एकीकरण के एक तरह से बोल सकते हैं कि प्रमुख लोग थे, ठीक है। तो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, काउर और मेत्सिनी, इन तीनों को याद रखना। खासकर इसमें ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी आता है कि इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑप्शन में आपका ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी ही रहता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग चलते हैं। तो जर्मनी के एकीकरण का श्रेय ऑटो वन बिस्मार्क, केवल एक व्यक्ति को, और इटली के एकीकरण का श्रेय तीन लोगों को,
जिउसेppe गैरिबाल्डी, काउर और मेजनी, जिसको मैथ्सिनी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो इसमें सबसे फेमस जिउसेppe गैरिबाल्डी ऑप्शन में दिया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भाई महात्मा गांधी, सब लोग जानते हो। चलो अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, इसके बाद सीधे 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? देखो ये आपका पॉलिटी वाला जो लोकतांत्रिक कर कर ऐसे है, मतलब वही पॉलिटी वाला आपका जो बुक है। आप जानते हो कि आपकी सोशल साइंस 4 पार्ट में बटी हुई है, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। तो उसमें पॉलिटी वाला जो फर्स्ट ही चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी, उसी से ये प्रश्न है कि बेल्जियम, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, उस चैप्टर अगर पढ़ लिए होगे तो देखा होगा कि बेल्जियम और श्रीलंका दो देशों पे फोकस कर कर और सत्ता के साझेदारी के बारे में बताया गया है कि कैसे सत्ता की साझेदारी से बेल्जियम मतलब अपने देश को संगठित रखा और कैसे श्रीलंका मतलब एक तरह से बिखर गया। ठीक है, सत्ता की साझेदारी न रहकर। तो चलो वो तो बात की बात है। यहाँ पे बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी थी? तो ऑप्शन है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में या शासन के विभिन्न अंगों में, केंद्रीय और राज्य सरकारों में, या राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच बेल्जियम में सामुदायिक मतलब सरकारों के मध्य एक साझेदारी थी। सिंपल यही है। चलो ये आपका इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 7वां प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हो आप लोग। 7वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय है? संघ सूची यानी एक तरह से केंद्रीय सूची, एक तरह से बोल सकते हैं, जिसपे केवल केंद्र कानून बना सकता है। तो देखो व्यापार, कृषि और शिक्षा, इन तीनों पे केंद्र और राज्य दोनों की सहमति के अनुसार कानून बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो रक्षा है ना, रक्षा पे केवल केंद्र सरकार को यानी संघ को, केंद्र सरकार को ही संघ बोलते हैं, तो उसी को संघ को कानून बनाने का अधिकार है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय ये रक्षा है, क्योंकि इस पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है रक्षा पे। ऐसा नहीं कि कोई राज्य बना देगा कि बॉर्डर, इस बॉर्डर पे ये भी सफ रहेगी, इस बॉर्डर पे आर्मी रहेगी, नहीं, ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगा। क्लियर। लेकिन वही व्यापार, कृषि, शिक्षा की बात करें तो इस पे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी मंजूरी चाहिए, तभी कोई भी कानून लागू हो सकता है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति का आपने नाम सुना होगा, केंद्र सरकार ने ये स्कीम लाई। अब अलग अलग राज्यों पे ऐसा नहीं कि आप थोप सकते हो। अगर वो राज्य चाहे कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने राज्य में नहीं लगाऊंगा, जो पॉलिसी है पहले से वो ही चले, तो वो मतलब स्वतंत्र है उसके लिए। क्लियर है? आई होप आप मेरी मतलब मेरा मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलो अगला हम लोग सातों एक बार 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या है कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? ओके, भारतीय संघ में भाई वही अभी तो 28 राज्य हैं। अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यदि हम लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं, लैंगिक भेदभाव की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, अगर हम लोग लैंगिक भेदभाव की बात करते थे उसका मतलब क्या है? देखो लैंगिक भेदभाव का मतलब क्या है कि समाज में स्त्री एवं पुरुष की असमान भूमिका, और यही बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सारा स्त्री एवं पुरुष की मध्य जैविक, ये गलत, ये भी गलत, ये तीनों गलत हो जाएंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव का यही मतलब है, जैसा हम नहीं स्त्री और पुरुष में फर्क समझते कि स्त्री केवल ये करे और पुरुष ये कर सकता है, तो ऐसा नहीं। ये एक तरह से लैंगिक भेदभाव इसको बोला जाता है। चलो अगला हम लोग 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ओके, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, कश्मीरी है, हिंदी है, उर्दू है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हिंदी। भाई हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उसके बाद ये 10 नंबर प्रश्न हो गया। 11 नंबर हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? ओके, परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या ज्वारीय ऊर्जा। तो देखो इसका ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत संसाधन है? तो प्राकृतिक गैस। इसको एक बार यूज कर लो तो दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन वही पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, एक तरह से बोल सकते हैं कि ये तीनों कभी खत्म भी नहीं होंगी, लेकिन प्राकृतिक गैस तो लिमिटेड है भाई, खत्म हुई हो सकती है। तो ये आपका परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएगा। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के, और ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर? चलो ये 11 नंबर प्रश्न हुआ।
हम लोग का 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से, ठीक है, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ये आपका चार थे ऑप्शन है। तो देखो लेटराइट मिट्टी है ना, वो महाराष्ट्र में पाई जाती है इन दिए गए राज्यों में से। ठीक है, तो महाराष्ट्र सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का सी। क्लियर। चलो हम लोग 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसको थोड़ा मैं इरेज कर लूं क्या? चलो 13 नंबर प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादन है? ओके, तांबा का हमें बताना है कि कौन सा राज्य सबसे मतलब मुख्य उत्पादन है इन ऑप्शन में से। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या बिहार। सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। पूरे मतलब देश में एक तरह से बोले तो मध्य प्रदेश तांबा में तांबा उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे है। सेकेंड रैंक पे आपका राजस्थान है। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश ऑप्शन में से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि यही फर्स्ट पे है तो यही मुख्य उत्पादक होगा। सिंपल। चलो ये 13 के बाद हम लोग 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर आप अपने स्क्रीन पे प्रश्न देख सकते हो। यह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? ओके, हमें अधात्विक खनिज के बारे में बताना है। अधात्विक खनिज मीन्स जिसमें धातु नहीं पाई जाती है, न अवेलेबल नहीं है जिसमें। ठीक है, तो मैग्नीज में पाया जाता है। अभ्रक, बॉक्साइट, जस्ता। तो देखो जस्ता, बॉक्साइट और मैग्नीज इन तीनों में धातु पाई जाती है। ये अभ्रक ये नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये अधात्विक तत्व है, या जैसा संगमरमर बोल रहे तो ये अधात्विक तत्व है, क्योंकि इनमें धातु नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगला 15 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव संसाधन है? ठीक है, अजैव, यहाँ पे अजैव की भी बात किया। संसाधन देखो, जे एक जैव एक अजैव। जैव मीन्स जो जीवित प्राणियों से संबंधित हो, और अजैव मीन्स जो मतलब अजैव मीन्स जो जैव नहीं है, मतलब अजैव है मीन्स मृत से संबंधित है। तो जैसे पशुधन, प्राकृतिक वनस्पति और मत्स्य। मत्स्य मीन्स वही मछलियों से संबंधित। तो ये तीनों जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे, लेकिन वही चट्टाने आपका अजैव संसाधन के अंतर्गत आएगी। तो इन निम्नलिखित में से कौन सा अजैव है? तो ये आपका सी वाला चट्टाने अजैव संसाधन है। क्लियर। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। चलो भाई साहब, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। यह क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? सब लोग जानते हैं केरल। केरल में सबसे अधिक ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, तो केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। उसके बाद ये 16 के बाद हम लोग का 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं भाई। 17 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है। तो मछुआरा, शिक्षक, डाकिया, व्यापारी। देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे जो सीधे प्रकृति से संबंधित हो, जैसे आपका जल हो गया, मिट्टी हो गया, इनसे जो सीधे सीधे संबंधित हो वो, या वनों से संबंधित हो, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो इसमें से मछुआरा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे मछुआरा मीन्स ये जल से संबंधित है। क्लियर। क्योंकि जल है तभी तो मछुआरा है, उसमें मछली है तभी तो मछुआरा है। सिंपल। तो ये आपका ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। बाकी ये शिक्षक, व्यापारी, डाकिया ये नहीं, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रहेंगे। उसके बाद देखो 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ओके, सूचना का अधिकार आपने आरटीआई सुना होगा। आर ये माफ करना आरटीआई, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये है, ये इसका हिंदी नाम सूचना का अधिकार होता है। इसको 2005 में पारित किया गया था। ठीक है, जिस उस समय के राष्ट्रपति थे जानते हो 2005 में एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं के शासनकाल में इसे पारित किया गया था। और सर्वप्रथम इसको लागू करने वाले राज्य अगर मैं बताऊं तो गोवा और आपके तमिलनाडु राज्य थे। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी संस्था का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब उसके खिलाफ आप आरटीआई डाल सकते हैं, और उसके मतलब जो भी चीजें हैं, या जैसे आपका मैं ऐसे बताता हूँ, आपके गांव के प्रधान है, आपको लगता है कि मतलब इन्होंने बहुत सारे घोटाला किया, घोटाले कर 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 अपना घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो आप उनके खिलाफ आरटीआई दाखिल कर सकते हो। मतलब उनकी संपत्ति का एक तरह से पूरा का पूरा या उनके कामकाज के खिलाफ आप आरटीआई डाल सकते हो, और आप पूछ सकते हो कि आपने क्या क्या किया, कितना सरकारी फंड उठाया, उसके थ्रू आपने क्या क्या काम करा है पूरा। और उनको ये मतलब उनका ये जवाब देना ना उनको मैंडेटरी है, क्योंकि ये कानूनी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि बस। ठीक है, तो वही होता है आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। चलो ये
19 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, अभी देखो, अभी इसका एक मैं अच्छा उदाहरण दूं तो आप लोगों ने अभी देखा होगा सांसद में वो जो महिला विकास मंत्री, बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है ना, माफ करना इनका अभी नाम, हाँ, तो उनकी लड़की, हाँ, जो गोवा में, आप जानते हो गोवा वाला मामला हुआ था, उसमें बताया जा रहा था वो क्या बीफ की क्या बेच रही है, ऐसे हुआ था ना ये मामला। तो उसमें ये कांग्रेस वालों की तरफ से शायद आरटीआई डाला गया था उसका मतलब जानकारी लेने के लिए। तो ये सब मतलब आप किसी के खिलाफ सिंपल आरटीआई दाखिल कर सकते हो। चलो यहाँ हम खत्म करते हैं, ये हम लोग का जीके का या करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, हिस्ट्री का टॉपिक है। आगे हम लोग चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न क्या है कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। ओके, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? पुलिस स्टेशन, सिविल न्यायालय, उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र, या फिर जिला अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट कोष्ठक में हम लोग बोल सकते हैं। तो देखो, उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? तो उपभोक्ता केंद्र जाना चाहिए, सिंपल। ये आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये वाला। चलो 19 के बाद हम लोग 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ओके, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है जैसे कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्री, पत्रित अधिकारी, सैनिक। तो देखो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत ना, जैसे मजदूर हो गए, किसान हो गए, ये सब्जी वाले हो गए, ठेले वाले हो गए, ये सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अभी तक ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जो ओएमआर बेस्ड थे। इनका आंसर आपको ओएमआर पे देना होता है और उसके बाद देखो यहाँ पे खंड ब के अंतर्गत आपका उत्तर यहाँ पे आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे शुरू में आपके 8 प्रश्न रहेंगे, वर्णात्मक प्रश्न फर्स्ट के अंतर्गत, जिनका 80 शब्दों में कम से कम उत्तर देना होगा, यानी इसको आप लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 8 रहेंगे लेकिन 4 का उत्तर देना होगा आपको। तो ये 4 गुणे 4 यानी 16 मार्क आपका हो जाएगा यहाँ से, और 20 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव ऊपर था ही। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो वर्णात्मक प्रश्न सेकंड में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे जिनका आपको 150 शब्दों में आंसर देना है। तो इस प्रकार ये मतलब 8 प्रश्न रहेंगे लेकिन 4 का उत्तर देना है, तो 6 का 24 नंबर ये हो जाएगा। तो 20 ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 16 मार्क का लघु उत्तरीय, और यहाँ 4 छक्का 24 मार्क का आप लोग का दीर्घ उत्तरीय, यानी ये एक तरह से आपका 60 नंबर हो गया। और 10 मार्क का आपका यहाँ नीचे मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछा रहेगा। ठीक है, ये देखो मानचित्र संबंधित प्रश्न वाला, जिसमें से 5 मार्क का आपका भूगोल से और 5 मार्क का हिस्ट्री से पूछेगा। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से आपका नहीं पूछता है ये मानचित्र संबंधी प्रश्न, याद रखना। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका 2024 का आएगा। इस तरह से आपका पूरा पूरा ये पेपर डिवाइडेड रहेगा। तो ये मानचित्र वाले प्रश्न मैं बाद में कराऊंगा, और ये आपका ये जो सब प्रश्न है एक एक कर मैं सॉल्व कराता रहूंगा। तो ये रहा हम लोग का 20 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। साथ ही आपको पता भी चल गया कि कैसे पेपर आएगा। ये हम लोग का 8 से 25 एफए 2023 का पेपर कोड था सामाजिक विज्ञान का, इसका सॉल्यूशन हमने किया। पिछले वीडियो में हमने शायद एफडी वाले का किया था, तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर जरूर देखना। बाकी आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।